जी, इसको हम अपलोड करते हैं जो वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है हमने। सबसे पहले हम एफबीआर की साइट पर, एफबीआर की साइट के बाद हम जाएंगे आरएस पर। आरएस खोलने के बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट पर जाएंगे, डिक्लेरेशन पर, और डिक्लेरेशन में फॉर्म में 116(2) की कंप्लायंस कर रहे हैं। पीरियड सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। पीरियड सेलेक्ट किया गया। सबसे पहले सेव का बटन। पिछले साल का वो डेटा खुद ब खुद साथ ले आया है, आप इसको 0 कर दें, कोई बात नहीं। ये आपकी आसानी के लिए है कि आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि देखें जैसे पिछले साल खून का 6000 आया तो आपको याद होगा कि यार पिछले दफा 6000 डाला था। इस हवाले से आपके फायदे के लिए उसने ना शुरू में रकमें लिखी थी, उनके पीछे से डेटा कैरी फॉरवर्ड, पिछली रिटर्न का ड्राफ्ट दोबारा, पिछली वेल्थ स्टेटमेंट का ड्राफ्ट उसने लिख दिया। अच्छा जी, चलें, इसके 3 हिस्से होते हैं यहाँ पर, एक पर्सनल एक्सपेंस, एक पर्सनल एसेट लायबिलिटीज और एक रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट। 3 चीजें होगा ये कि हम सबसे पहले पहले हिस्से को फिल आउट करेंगे। चलें अपनी निकालते हैं। ये जो पहला हिस्सा है ये हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा है ये। अब इसको पहले फिल आउट करेंगे। हाउस होल्ड 2,50,000 है, एजुकेशन 380 है। चलें जी देखते हैं। हाउस होल्ड, अदर हाउस होल्ड लिख देते हैं। मेरे पास तो उसकी एक एक फिगर नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन कितना है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर टेलीफोन का पता चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इकट्ठा देता है वो आपको, वाटर के बिल देता है 12 या 4, टेलीफोन के 12 बिल देता है, तो आप उसमें कैलकुलेट कर देंगे 50। और यहाँ कोई एजुकेशन है नहीं, ये है एजुकेशनल, बच्चों का एजुकेशनल खर्चा। ये 6,30,000 हो गया। अब देखते हैं इधर 6,30,000 ही था, ये 6,30,000 ही था। अब हमारा एक पोर्शन कवर हो चुका है, इंटीग्रेट कर दिया हमने, यानी कि जो डेटा हमने बनाया था हम इसको इंटीग्रेट कर चुके, साथ ही सेव का बटन। अब आते हैं यहाँ पर दूसरे टैब पर, पर्सनल एसेट लायबिलिटी वाले टैब में। अभी पुरानी जो है वो मैं ज़रा निकाल दूँ फिगर्स, जो कि सहूलत की खातिर उसने पिछले साल वैसी दी थी हमें, वो अभी कर लेते हैं। फिर सेव का बटन। अब आते हैं पर्सनल एसेट लायबिलिटी में। अब ये जो हमारा ये टैब है इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये सारे का सारा जो टैब है ये वाला, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलें जी, इनको इंटीग्रेट स्टार्ट करते हैं। कार तो है ही नहीं है, पिछले साल होगी कोई बात नहीं, लेकिन हमने 2018 के फिगर्स को इंटीग्रेट करना है, ये ध्यान में रखें। 2017 अपनी सहूलत की खातिर बनाया था हमने। अच्छा जी, ये सारा डेटा हम इस फील्ड में डालने लगे हैं, इसमें इसमें ये जो नंबर 2 है एसेट लायबिलिटी, इसमें वो सारा डेटा हम डालने लगे। चलिए जी बारी बारी डालते हैं। कार है कोई नहीं है, हाउस है DH 4,50,000 का। चलें जी हाउस डालने लगे, 450 का हाउस। यहाँ पर है एग्री प्रॉपर्टी, कमर्शियल इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें आएगा हमारा, इस जमा का निशान है। अच्छा, आपको पता है ना कि वर्ल्ड वाइड अपने इसे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लंदन में कोई फ्लैट है या अमेरिका में फ्लैट है, वो आपको लिखना पड़ेगा। फॉरेन है तो फॉरेन का भी लिखना पड़ेगा कि बाहर के मुल्क कौन सा है, किस मुल्क में है। ठीक है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो फिर इश्यूज होंगे। लोकल हमारा तो कंट्री पाकिस्तान में है, और ये है रेजिडेंशियल, और फॉर्म है इसकी बेंगलोर। चलें कर लेते हैं, मकान हाउस करें, अपने पास से कुछ लिख लेते हैं।
सिटी करेंगे। फर्ज करें मैं तो सिटी में लिखता हूँ लाहौर। लाहौर के 8-10 टाउन आ जाएंगे, उसमें से एक टाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये टाउन आपको कैसे पता चलेंगे कि मुझे यही टाउन लगता है? रजिस्ट्री है, उसकी रजिस्ट्री की बैक साइड के ऊपर देखिएगा उस मुतलका टाउन की स्टैंप लगी हुई होगी। ठीक है, जैसे ये DH है तो ये तो लाहौर कंटोनमेंट, ये तो वैसे ही पता चल गया हमें। ठीक है, जैसे कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी का नहीं पता चलेगा, तो आप सोसाइटी वालों को फ़ोन करेंगे, उसको कहेंगे कि मैंने इसको ओके कर देंगे। उसको कहेंगे कि मैंने ना अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो मुझे बताएं कि मैं किस टाउन में आता हूँ, तो वो आपको फौरी बता देंगे कि आप किस टाउन में आते हैं। ये जो रकम ऐड हुई है, एक फील्ड ऐड हुआ है, वालगन 4.5 करोड़ ही ऐड किया है मैंने, 45 मिलियन। साथ ही कैलकुलेट ताकि फैक्ट चले जाएं जहाँ जहाँ जाने, साथ ही सेव का बटन ताकि ये सेव भी हो जाए वेल्थ स्टेटमेंट हमारी। चलें, एक मैंने रकम इंटीग्रेट कर दी है ये वाली। ठीक है, चलें इसको कोई निशान लगा देते हैं ताकि मिक्स ना हो। चलें, मैंने इसको रेड कर दिया। फर्नीचर एंड फिक्सचर पर आते हैं। फर्नीचर 3 लाख का। चलें, फर्नीचर में आता हूँ, ये प्रीशियस पोसेशन है, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो ज्वेलरी वगैरह में डालूंगा। आप डालेंगे एनी अदर एसेट में, यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्सचर उसका नाम लिखेंगे बकायदा, और डालेंगे क्योंकि कितने 3 लाख से 3.5 लाख का है, 3 लाख का। इसको भी हम रेड कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये इंटीग्रेट हो चुका है। बाहर एक दफा क्लिक किया, कैलकुलेट किया, सेव किया। चलें आगे चलते हैं। अगला है न्यू कार परचेज 9,50,000 की। न्यू कार 9.5 लाख की, इसको भी कहीं एंटर करते हैं। अच्छा, नहीं मिलती तो आप कंट्रोल F करके व्हीकल का लिखेंगे। वैसे तो ये सामने आ गई मोटर व्हीकल, प्लस से ऐड व्हीकल कर देंगे। ये है मजदा वगैरह, आपका कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये पैसेंजर है, पैसेंजर यानी कि कार वगैरह। कार सेलेक्ट की है आपने, उसका कोई नंबर दे दें आप, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है। वैसे ही मैंने एक नंबर लगा दिया। मैं इसकी वैल्यू चेक कर लूँ दोबारा। 9,50,000, 9.5 लाख, 9.5 लाख रुपया इसमें मैं लिखूंगा। बाहर एंटर किया, कैलकुलेट किया। चलें और आगे करते हैं। 20 लाख इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट AOP का क्लोजिंग बैलेंस होगा, इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आऊंगा, बिजनेस कैपिटल में। ये ये पुराना जो मैंने जीरो कर दिया था ना, इसको तो खत्म करूं मैं। चलिए जी, मैं प्लस ये जो टोकरी है ना रिसाइकल बिन, इससे वो डिलीट हो जाता है और फिर नया जमा के निशान से आ सकता है। ये जमा का निशान है, इससे मैं बिजनेस कैपिटल नया लेके आने लगा हूँ। ये जो नाम आएगा इसमें मैं ऐड करूंगा बिजनेस का नेम, और फिर उसकी 30 जून वाले दिन की इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। ओके करूंगा, और यहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन,
कंपनी का नाम दे के कि मेरी कंपनी में मैं पार्टनर हूँ और आप उसकी रकम लिख सकते हैं। चलें जी आगे आते हैं। इन्वेस्टमेंट भी हमने ऐड कर दी। आगे है जी एक ट्रक 6950। ट्रक को एंटर करते हैं। वही वहीकल। अच्छा इसमें देख लें कि ट्रक है और इसमें लिखा है नॉन बिजनेस। अब वो ट्रक से तो बंदा काम करता है ना जी, तो आप ये करें कि एनी अदर एसेट में भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि आप तो उससे कमाई कर रहे हैं ना। बल्कि ये सॉरी, मैं इसको सेटलमेंट करने लगा हूँ। उसका लिखना भी था ना कि ये है क्या चीज़ है। प्लस किया ट्रक फॉर बिजनेस, LES 6950 एंटर किया। अब ये कितने का था? गालबन 21 लाख का ट्रक था। 21 लाख कितना लगा? बाहर एंटर किया, कैलकुलेट किया। चलें जी और आगे आते हैं। प्लॉट बहरिया टाउन 79A 4 करोड़। ऐड किया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल रेजिडेंट में जाके जमा के निशान से, लोकल है पाकिस्तानी है, रेजिडेंशियल है, टाइप उसकी प्लाट, चलो प्लाट कर लेते हैं। यूनिट उसका एड्रेस वगैरह देते हैं। सिटी को सिलेक्ट किया, उसमें टाउन आ जाएंगे। जो भी आप डालेंगे ना नाम, कराची डालें या लाहौर डालें, तो उसमें टाउन की लिस्ट आ जाएगी। सोसाइटी है, जैसे कि सोसाइटी वालों को फ़ोन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका जो सोसाइटी है किस टाउन में आती है, वो आपको बता देंगे कि हम इस टाउन में आते हैं। बाज़ का ये देर भी लगा सकता है, जैसे कि आपके सामने लगा रहा है। ये कुछ वक्त से ज़्यादा ही वक्त लगा रहा है। इसको कैंसिल भी किया जा सकता है वैसे, लेकिन अभी कैंसिल की कोई सूरत नज़र नहीं आती। बेहतर यही है कि इसको काम करने दिया जा सके। ये मसला आपके साथ भी हो सकता है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसको हैंग करना भी कहा जा सकता है। चलें जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला है। चलें मैं इसका वो लिख देता हूँ। अब इसमें उनको हमें खुद पूछना पड़ेगा उनसे कि भाई ये आपका जो प्लाट है वो किस टाउन में है लाहौर के। वो खुद ही बता देते हैं सोसाइटी वाले वैसे तो।
चलें, अच्छा इसको फिर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और यहाँ से सेव का बटन दबाता हूँ। चलें नीचे आते हैं, 4 करोड़ का था, ये मैंने ऐड कर दिया। चार करोड़ ऐड करने से मैंने कैलकुलेट उसको कर चुका हूँ। सेव करता हूँ यहाँ से, चलें जी ये सेव हो चुका। अब आते हैं अगला, कैश बैंक एंड प्राइस अमाउंट 22,50,000, ये अब इंटीग्रेट करना है वहां पर इस रकम को। यहाँ पर कैश है, ये 22,50,000, 22,50,000 या यहाँ पर आएगा, कैलकुलेट पे बटन दबाऊंगा मैं ताकि कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पर ठहरे, हो सकता है उसका बैंक अकाउंट भी हो, फर्ज करें 50,000 उस बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसके दो हिस्से कर लेते हैं। ये यहाँ से बैंक अकाउंट उसका एंटर करते हैं हम, ये देखिए अकाउंट अनुइटी बॉन्ड सर्टिफिकेट, यहाँ से ऐड मारते हैं और बताते हैं उसे कि हमारा एक बैंक अकाउंट भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आमदन आ रही है, बैंक अकाउंट होना लाजमी है। आप UBL, चलो कोई ईडन सेंटर कर लेते हैं, शादमन, चलें जी UBL शादमन ब्रांच आ गई है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे कि ये ब्रांच है, इसमें अकाउंट है। अब छोटा सा डब्बी खुलेगी, इसमें IBFT अकाउंट का मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, नंबर अपने पास मैंने दे दिया IBN। वो मांगा जरूर है उसने, स्टार नहीं लगा हुआ, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप उसको दें। यहाँ से PKR ओके कर देंगे। अब ओके कर दिया तो यहाँ पर फर्ज करें 50,000 था 30 जून को, वो एंटर करना पड़ेगा। अब जाहिर है हमारी कैश ये छिड़ जाएगी, तो यहाँ 22 लाख कर देते हैं कि 50,000 वहां का था। ये ले जी कैलकुलेट मारा, ये कैलकुलेट किया। चलें अब देखते हैं कि इसके टोटल एसेट यहाँ पर आए हैं, टोटल एसेट चेक करें जरा, ये हैं टोटल एसेट और ये कितने हैं, ये हैं 92 मिलियन, 92.6 मिलियन। देखते हैं यहाँ पर 9 करोड़ 26 लाख हैं जी, 9 करोड़ 26 लाख हैं। इससे मुराद ये है कि हम 100% ये सारा का सारा मॉड्यूल वहाँ इंटीग्रेट कर चुके हैं, सारे का सारा। अब देखते हैं और क्या इंटीग्रेट करने वाली चीज़ रहती है। चलें जी अब फिर और कैलकुलेट तो हुआ, हम इसको सेव मारते हैं पहले, सबसे पहले। अब अभी तक मैंने दो फील्ड को मैं सेव कर चुका हूँ, पर्सनल एक्सपेंसेस वाली फील्ड को और पर्सनल एसेट लायबिलिटी वाली को। चलें आगे चलते हैं, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट, ये सबसे लास्ट वाली है, ठीक है। चलें जी सबसे लास्ट वाली है, इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के एसेट हैं वो सबसे पहले खुद लिखेंगे। अब ये कहाँ से लिखने हैं, अब ये हमारी जो है यहाँ से, अब हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। अब 2017 वाली को पहले इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये है 90,250,000।
आखिर क्लिक किया, कैलकुलेट का बटन दबाया, चलें जी। उसके बाद अब आते हैं आखिरी, ये खुद ब खुद उठा लेगा। जाहिर है कि करंट ईयर की लिस्ट ऑफ एसेट है तो अभी तो हमने डाले हैं, तो इसकी जमा उसने खुद ही उठा ली और फर्क खुद ही निकाल लिया होगा। चलें जी, अब आते हैं आखिरी चीजों पर, और वो है कि इनको इंटीग्रेट करना, इनको इंटीग्रेट करना। चलें जी, इनको दो हिस्सों, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं सारी इनकम को। एक है जो एग्जाम्प्ट होती है, जो एग्जाम्प्ट है मैं उसके ऊपर ना लिख देता हूँ कि एग्जाम्प्ट कौन सी है। ये जी एग्जाम्प्ट है, चलें जी, ये तो होगी एग्जाम्प्ट 80,000। अब एग्जाम्प्ट वाले फील्ड में यहाँ पूछेगा कि एग्जाम्प्ट है कोई, तो मैं कहूँगा है। यहाँ एग्जाम्प्ट है, इसको पहले मिटा लूँ, ये पिछले साल से चली आ रही है टैक्स पेयर की, पुराना डेटा रिमूव कर देना आपने। अच्छा, क्या उसने कहा जी एग्जाम्प्ट कैसा डालें, ये नहीं जी, मैं एग्जाम्प्ट मेरे 80,000 है। 80 तो मैंने इसलिए डाला कि एग्रीकल्चर इनकम पंजाब, सूबा पंजाब में 80,000 तक एग्जाम्प्ट है। वैसे तो 12.5 एकड़ जमीन हो आपकी तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, अगर 12.5 एकड़ से ज्यादा हो और इनकम आपकी 80,000 है तब। अच्छा जी, अब रहेगी एनटीआर, फॉरेन रेमिटेंसेस और फाइनल फिक्स। चलें जी, मैं आता हूँ अपने फॉरेन रेमिटेंसेस की जाने, ये है 1 मिलियन, इसको एंटर करता हूँ। ये है फॉरेन रेमिटेंसेस, यहाँ पर ये लें जी, मैंने फॉरेन रेमिटेंसेस जमा कर लिए, कैलकुलेट भी कर दिया। अच्छा, अब आते हैं एफटीआर और एनटीआर। कहता बाकी इनकम्स एफटीआर है या एनटीआर है। ये सेल की एनटीआर में आई, अदर इनकम में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये आई, ये है प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एओपी, ये भी एनटीआर और ये भी एनटीआर। तो एनटीआर की तीनों बनी, तो इनको तीनों को जमा करते हैं। ये तीनों को जमा कर लिया तो ये 19 लाख बना। देखें सम यहाँ पर 19 लाख है, तो मैं कहता हूँ जो हमारी इनकम है एनटीआर से 19 लाख है। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लें, बल्कि वो ही बड़ा होता है, ये नहीं बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो 19 लाख में एंटर करता हूँ एनटीआर वाले में, कि मेरी टोटल एनटीआर से, सॉरी 19 लाख, ये मेरी बन गई एनटीआर की इनकम। और मैं इसको करने लगा हूँ कैलकुलेट। अच्छा जी, चलें, मेरा तो हो गया काम खत्म। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पर अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो होनी चाहिए और जीरो हो गई है। अगर मैं इसको कोई एक मिसिंग करता हूँ, फर्ज करें यहाँ जीरो में लिख देता हूँ, तो यहाँ पर फर्क आ जाएगा फौरन। यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो फर्क आ गया ना 80 का। तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैंने इन दोनों को इक्वल करना है, इसको, ये जो रकम है इनका फर्क, इंक्रीज डिक्रीज, और इनका फर्क इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये दोनों जैसे इक्वल होते हैं तो फर्क नील होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर अनरिकॉन्साइल्ड का, यहाँ पर जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर अनरिकॉन्साइल्ड जीरो नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि आपने कोई कहीं गलती की है, अपनी गलती पर गौर कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और ये जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ जीरो आ जाता है तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट ठीक बनी है। वैसे तो हमने इसको पहले एक्सेल में बना लिया था ताकि गलती का इम्कान ही कोई ना बाकी रहे, और हमने एक्सेल से सारी रकमें पकड़ के इंटीग्रेट कर दिया इसे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट 116(2) में। अब पहले इसको हम वेरीफाई करेंगे यहाँ से, यहाँ पर इसका पिन डाल के, और उसके बाद सबमिट करते हैं। अब होगा ये कि जब मैं सबमिट इसको कर दूंगा तो इसके बाद फिर एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न 114(1) फिर मैं सबमिट कर सकूंगा। क्योंकि अगर मैं एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करूंगा तो वो कहेगा नहीं, पहले वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। तो लिहाजा मुझे अल्टीमेटली वेल्थ स्टेटमेंट ही फाइल करना है।
इसको सबमिट करेंगे तो ड्राफ्ट से निकल कर कंप्लीटेड टास्क में चली जाएगी। ये चीज़ है हमारी वेल्थ स्टेटमेंट को अपलोड करना।